चलो फिर क्या बातें हो रही थी, बताओ जरा। फ्रिक्शन कर रहा था सर, लास्ट ग्राफ बनाया था लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन की बातें कर रहे थे, राइट? यस सर। चलो, सर क्वेश्चन नंबर 4 काय का क्वेश्चन नंबर 4? डीपीपी का सर। हाँ, डीपीपी कौन सी डीपीपी? मैंने तो कोई डीपीपी दी नहीं। सर मोशन इन प्लेन का मोशन प्लेन की डीपीपी तो कल ही डिस्कस हो गई, कल कहाँ होता सर? तो आज ले गया है। हाँ, क्यों मदन? अरे कुछ तो बोल। जी सर। हाँ, क्या बोल रहा है? मोशन प्लेन की डीपीपी तो कल ही डिस्कस हो गई। सर एक ही क्वेश्चन है सर। नहीं, एक हो या चार हो, उससे क्या मतलब? एक तेरा होगा, बाकी लोगों के भी एक आ जाएंगे, तो 10% हो जाएंगे। जी सर। टाइम पे ना करने का कुछ तो पनिशमेंट बनता है ना बॉस, यस सर। है ना? तो आपस में डिस्कस करो, पता करो। ठीक। चलो, एग्जैक्टली फ्रिक्शन की बात कर रहे थे। फ्रिक्शन में कोई डाउट अभी तक? एनी डाउट्स इन द फ्रिक्शन थिंग? सर आपने वो कल एक पॉइंट बताया था ना कि जब हम उसका जो हमने ग्राफ बनाया था, हमने कहा लिमिटिंग और काइनेटिक वाला, उसमें हल्का सा जो ड्रॉप आया था वो किस केस में था कि जब मूवमेंट होने लगती है तो उसकी फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है। यस। ओके सर। चलो, आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? देखो, कई बार डेफिनेशंस पता होती है तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। नीट ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसको डेफिनेशन क्लियर होगी सिर्फ वही आंसर कर पाया था। अदरवाइज 5-6 लाइन का उसने क्वेश्चन पूछा था और उसको सॉल्व करने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगने वाला था। लेकिन जिसको डेफिनेशंस क्लियर थी वो 10 सेकंड में वो क्वेश्चन क्लियर करके आगे चला गया होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस पे भी बिल्कुल ध्यान दिया करें। मैंने कहा व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? मैंने कहा सर, जब भी बॉडी की बात करो, एक बॉडी अगर रेस्ट पर रखी हुई है, मान लो आप बोलते बॉडी पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना? और एमजी वगैरह लग रहा होगा। मुझे एमजी वगैरह सभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने कहा सर, जब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा, व्हेन दिस फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, लिमिटिंग के केस में ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग के केस में आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स निकाल सकते हो। तो ये होगा आपका लिमिटिंग के केस रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल से, जब फ्रिक्शन कितना लग रहा है? लिमिटिंग लग रहा है। जब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, तब आप बोलोगे ये जो एंगल है कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा। लैम्डा को कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना, ये तभी है जब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर हो तब। ठीक है, तो आप बोलोगे सर, अगर यहां से हम बात करें, अगर ये फ्रिक्शन है तो ये भी फ्रिक्शन के बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें tan थीटा निकालोगे तो tan लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब FL बाय न्यूटन, सॉरी नॉर्मल। FL की वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू एस इनटू n के बराबर होती है। तो बेसिकली देख लीजिए, म्यू एस इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? tan लैम्डा के बराबर। अब लोगों को ये तो याद होता है कि सर म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा के बराबर होता है, लैम्डा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बट इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती और क्वेश्चन वहीं पे फंस जाता है। तो सिर्फ फॉर्मूला पता होने से नहीं होगा, आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। सर ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या? इट इज द एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स इन द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फ्रिक्शन होगा, उस केस में जो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे ही दूसरा एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आपने बोला ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है। अब ये रफ सरफेस है, अब ये स्मूथ नहीं है। जब ये रफ सरफेस होगा
जब ये रफ सरफेस होगा तो आपको पता है कि सर मैंने कहा सर अगर एक बॉडी को यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता चला जाऊँ तो बॉडी नहीं स्लिप करेगी, नहीं स्लिप करेगी, एक एंगल तक स्लिप नहीं करेगी, उस एंगल से थोड़ा भी एंगल बढ़ाओगे तो बॉडी स्लिपिंग चालू हो जाएगी, राइट। तो आप बोलोगे दैट मैक्सिमम एंगल अप टू व्हिच द बॉडी विल नॉट स्लिप, the maximum angle up to which body will not slip, that maximum angle of inclination is called angle of repose. Clear? तो आपने बोला कि सर यहाँ पे थीटा, तो उस केस में थीटा ऑफ रिपोज कहना लगोगे कि सर इसके ऊपर आपने एंगल थोड़ा भी बढ़ाया तो बॉडी विल स्टार्ट स्लिपिंग। मतलब थीटा क्या है सर? वो कंडीशन है जब बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, बॉडी इज नॉट स्लिपिंग, बॉडी इज अबाउट टू स्लिप। अगर एंगल थोड़ा और बढ़ा दोगे तो बॉडी विल स्टार्ट स्लिपिंग। इट मींस सर इसके पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग हो गया होगा उस केस में। क्या हो गया सर? mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल। आपने बोला कि देखो यहाँ पे देखो ये फोर्स तो mg sin थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा तो बॉडी को आगे खींचने का फोर्स बढ़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा पीछे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ता रहेगा। कब तक? लिमिटिंग के बराबर। एट एनी पॉइंट आप बोलोगे बॉडी स्लिप नहीं कर रही, इसका mg sin थीटा और ये वाला फोर्स कैसे बराबर होगा? लिमिटिंग तक का मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, लिमिटिंग के बाद अब ये फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, तो जैसे ही एंगल और बढ़ाओगे तो ये वाला फोर्स अब और ज्यादा बढ़ जाएगा और अब बॉडी स्लिप करेगी ही करेगी। तो लिमिटिंग केस की बात करें तब एंगल यहाँ पे थीटा आर होगा, तब आप बोलोगे सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में किसके बराबर होगा? mg sin थीटा आर के बराबर होगा, है ना। आप बोलोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू s into m, और n की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होगी? mg cos थीटा के बराबर होगी। तो आप इसको कैसे लिख दोगे? म्यू s into mg cos थीटा लिख दोगे, है ना। n की वैल्यू क्या लिख दी? mg cos थीटा लिख दी, and that should be equal to mg sin थीटा r। यहाँ पे सब जगह r, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो अगेन देखो mg से mg कैंसिल हो जाएगा और म्यू s की वैल्यू फिर से किसके बराबर आ गई? tan थीटा r के बराबर आ गई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो भी आप बोलोगे म्यू s इक्वल टू tan लैम्डा होता है, और एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो भी म्यू s इक्वल टू tan थीटा r होता है। सिर्फ ये फॉर्मूला रखने से काम नहीं चलेगा, आपको डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सा 4-5 लाइन का क्वेश्चन था, और उसको सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेशन के बेसिस पे आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। मेरे को डेफिनेशन क्लियर होगी, मैं उसे 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ गया हूँ। जिसको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी उसने बकायदा 2 मिनट लगाया होगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि आंसर उसका करेक्ट आया होगा या गलत आया होगा, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा सर अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा आर है, बॉडी स्लिप करेगी कि नहीं करेगी? ये बताओ। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में अगर थीटा की वैल्यू थीटा आर से बड़ी है, बॉडी स्लिप करेगी या नहीं करेगी? अरे बोलोगे भाई, बोलते नहीं यार तुम लोग यार। एनीवन? तो स्लिप करेगी। बाकी लोग? करेगी सर स्लिप। यार क्या एकदम मतलब कैसे बैठ गए तो यार। मैं बोल दूं ये चैप्टर खत्म हो गया, मैं फोकट में प्रॉब्लम करा रहा हूँ यार। मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है कि आप लोग पढ़ भी रहे हो, बैठे हो ऐसे करके, बस पता नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है चुपचाप बैठे हो। अरे हाँ ना कुछ तो बोला करो यार। यार पढ़ाने की स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मूड मत ऑफ किया करो यार। अरे बॉडी स्लिप करेगी या नहीं करेगी? मेरे को सबकी आवाज आनी चाहिए यहाँ पे। हाँ सर करेगी। सर करेगी सर, करेगी सर, करेगी सर स्लिप। तो चुपचाप बैठे रहते हो यार, बोलते क्यों नहीं हो पहली बार में? आपने बोला जब आप स्लिप करेगी तो देखो एक्सेलरेशन कितना होगा। आपने बोला फिर से फिगर बना लो। अब थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज्यादा है, बॉडी अभी भी इसी तरीके से होगी m, नीचे की तरफ अभी भी फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, पीछे की तरफ अब लग रहा होगा Fk। अगर बॉडी अब स्लिप कर रही होगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? mg cos थीटा लग रहा होगा। अब मैं बहुत इजीली ये फिगर बना पाता हूँ बिकॉज हमने उसको डिटेल में पढ़ लिया है और मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। आई होप सबको क्लियर होगा कि मैं ये कैसे ड्रॉ कर देता हूँ।
अगर आपको ये चीज में क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी डाउट आ रहा हो, पता नहीं यार ये मास्टर कहाँ से ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब आपको फिर पुराना लेक्चर देखने की जरूरत है दोबारा से। मैंने कहा एक्सीलरेशन किधर होगा, इधर की तरफ होगा, तो आप क्या लिखोगे सर इस डायरेक्शन में फोर्स कैसे लिखोगे, टोटल फोर्स कितना होगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे मालूम है किसके बराबर होगी, अब म्यू के इनटू n के बराबर होगी, और n की वैल्यू अब किसके बराबर होगी सर, n की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी, बिकॉज़ इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। बार-बार सेम चीजें बोल रहा हूं मैं, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, mg sin थीटा माइनस म्यू के इनटू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इनटू k। m से m कैंसिल कर दोगे तो देखो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, g इनटू sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। जबकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता था तो ये एक्सीलरेशन केवल और केवल क्या आता था, g sin थीटा के बराबर आता था। किसके बराबर आता था, g sin थीटा के बराबर आता था। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। कोई दिक्कत नो सर। सर सर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। No, sir. चलो और देखते हैं। यही सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, बार बार वही आते हैं। घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ढंग से कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता कोई नया क्वेश्चन आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये नया क्वेश्चन है। चलो भाई, मैंने कहा सर अब बात करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल से। देखो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलता जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैंने कहा मैं ऑब्जर्वर हूँ, इसका मतलब मैं रेफरेंस हूँ, है ना। अब मेरे साथ एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐड कर दोगे तो मैं क्या हो गया, मैं एक फ्रेम हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जो ऑब्जर्वर होता है वो बेसिकली उसको बोलते हैं हम रेफरेंस, और उसके साथ एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस लगा दोगे तो वो क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली frame of references. One is called inertial frame of reference and another is called non-inertial frame of references. Frame of references inertial है कि non-inertial है, दोनों में क्या basic difference है, जरा ये बात करेंगे हम। Inertial का मतलब होता है या तो वो, लिख लेना पॉइंट बना के, मैं देखो बोल रहा हूँ, या तो वो रेस्ट पर है रेफरेंस, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में। ऐसा फ्रेम या ऐसा ऑब्जर्वर या तो वो रेस्ट पर है, या फिर आप बोलोगे कि सर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम या इनर्शियल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर ऐसे फ्रेम ऐसे ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारा जो मेन लॉज है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ही वैलिड होते हैं। ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ वर्बली, कई बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि सर Newton's laws of motions are only valid in inertial frame of references. Non-inertial frame of references में Newton's laws of motion directly valid नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर inertial frame क्या हुआ, ऐसे फ्रेम ऐसे ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे कि सर वो एक इनर्शियल फ्रेम हुआ। नॉन इनर्शियल मतलब जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और अदर इनर्शियल फ्रेम। अब मैंने कहा कि सर अगर वो, जरा देखो क्या होगा, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने कहा सर मान लो कि सर ये एक इसको अगर हम फोर्स F से खींचे तो आपको पता है एक्सीलरेशन कितना आएगा, ये है। इस डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू लिखोगे तो आप बोलोगे अगर एक ऑब्जर्वर मेरा ग्राउंड पे खड़ा है, ये मेरा ऑब्जर्वर वन है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इसको एक्सीलरेशन कितना दिखने वाला है सर, ए ही दिखने वाला है क्योंकि ये खुद रेस्ट पर है। तो आप बोलोगे सर F इक्वल टू क्या लिखोगे, m into a, और एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F by।
मैंने कहा एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो खुद एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, एक्सेलरेशन 1 A1 से ये खुद जा रहा है, ठीक है। आप क्या बोलो सर, ये A1 से खुद चल रहा है, इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है, A1 है, मतलब ये एक्सीलरेटेड हो गया, मतलब ये ऑब्जर्वर कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया। अगर मैं बोलूं इसको एक्सेलरेशन इसका कितना दिखेगा, इसका रियलिटी में एक्सेलरेशन A है ये मुझे मालूम है, तो मैंने कहा इसको एक्सेलरेशन कितना दिखेगा, आप बोलोगे रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस। और इसको फोर्स तो पता है यार, यही फोर्स एक लग रहा है, फोर्स थोड़े ना अलग अलग दिखते हैं, एक्सेलरेशन अलग अलग दिखेगा, तो आप क्या बोलोगे, इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो इसके लिए जरा एफडी बना लेते हैं, मैंने कहा दोबारा से सर, इस पे फोर्स लगाओगे F और इसको जो एक्सेलरेशन दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन दिख रहा होगा, और वो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस। रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको निकालना आना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप बोलोगे A minus A1 will be the acceleration जो कि इसको दिख रहा होगा। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, F is equal to total force is equal to mass into acceleration, और acceleration कौन सा जो इसको दिख रहा होगा that is equal to m। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, नहीं सर ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। इसका मतलब अगर आपको पता है ये करेक्ट इक्वेशन है तो इसका मतलब ये रॉन्ग इक्वेशन आ गई, मतलब ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाया तो आपने, लेकिन ये गलत आंसर दे रहा है, इसका मतलब आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप डायरेक्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाया ना, टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड लॉ, ठीक है, बट ये आपको गलत आंसर देगा, इसका मतलब ये डायरेक्टली वैलिड नहीं है। अब मैंने कहा डायरेक्टली वैलिड नहीं है तो हम वैलिड कैसे कराते हैं, तो एक कांसेप्ट आता है सूडो फोर्स का। सूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, सूडो फोर्स का इसका मतलब अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा मेरा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है और मुझे इसी के रिस्पेक्ट में बातें करनी है बट मुझे रिजल्ट सही लेके आने हैं, तो मैं एक इमेजिनरी फोर्स, एक सूडो फोर्स बॉडी पे लगा दूंगा, ठीक है, ताकि मेरे प्रॉब्लम सही आए, मेरे जो सॉल्यूशंस आए वो सही आए। वो सूडो फोर्स क्या होता है जरा देख लो। पहले तो मुझे ये बताओ सूडो फोर्स हम क्यों लगा रहे हैं, कोई मुझे सूडो फोर्स के बारे में जितनी चीजें मैंने बताई बता सकता है जल्दी से कोई, व्हाट इज सूडो फोर्स एंड व्हाई वी आर अप्लाइंग दिस, क्विकली एनीवन, फिर चुप हो गए। मैं देखो नाम बोल बोल के मुंह से लगूंगा तो क्या मतलब रहेगा, आप लोग खुद नहीं बोलते हो। हर्षित, जैरिन, जैरिन आंसर दो जल्दी। सर सूडो फोर्स इज फॉल्स फोर्स, फॉल्स फोर्स जो हम लगाते हैं कि करेक्ट आंसर आ जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करके। अरे करेक्ट आ जाए, कब करेक्ट है, करेक्ट तो वैसे ही आ रहा है, ये देखो आ रहा है करेक्ट, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेक्ट आंसर आ जाए। कौन से वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल बेटा, इनर्शियल में तो करेक्ट आता ही है, नॉन इनर्शियल ही बोला। दीक्षा what is pseudo force and why do we apply pseudo force? मालूम नहीं सर। क्या हो गया बेटा, नहीं पता सर। मैंने तो बताया अभी यार बेटा। सर वो मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं लेफ्ट हो गई थी। आस्तिक, नमन, पार्थ, क्विकली आंसर दें तीनों में से कोई। फॉर्स जो अप्लाई करते हैं ताकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज कर सकें। आस्तिक, गायब है। पार्थ, सर स्यूडो फोर्स फॉल्स फोर्स होती है जिसे कि हम यूज कर सकें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में।
देखो सूडो फोर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा लगाना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा एक ही प्रॉब्लम को आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैक्सिमम टाइम में देखो ऑब्जर्वर ऐसा ही लूंगा जो ग्राउंड पर खड़ा हो, ताकि सूडो फोर्स का झंझट ही ना हो। बट सूडो फोर्स का कंसेप्ट तो मुझे आना चाहिए ना। ऐसे ही कई बार हो जाता है कि आपका प्रॉब्लम इनर्शियल फ्रेम की बजाय नॉन इनर्शियल में थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो इनर्शियल में सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व इनर्शियल में भी होगा, लेकिन कभी-कभी नॉन इनर्शियल में ज्यादा इजी हो जाता है। तो हमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट आना चाहिए। आप सूडो फोर्स कैसे लगाते हैं? मैंने कहा देखो ये एम है। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरा ऑब्जर्वर देखो कैसा चल रहा था। ऑब्जर्वर अगर A1 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक सूडो फोर्स हम इमेजिन कर लेते हैं इस बॉडी पे, जो कि किधर लग रहा होगा? इधर की तरफ। एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। डायरेक्शन उसकी कैसी होगी? जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स। इस सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास, इस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर, और डायरेक्शन आपको पता है कैसी? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन। ठीक है, आप क्या बोलोगे सर? सूडो फोर्स कितना इमेजिन करते हैं? एक तो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिस बॉडी पे लगा रहे हैं उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ये होता है सूडो फोर्स। मैंने कहा आप सॉल्व करके देखो। मैंने इस पे फोर्स लगा था F, इसको जो एक्सेलरेशन दिख रहा होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना दिख रहा होगा? A माइनस A1। क्लियर है? आप लोग इक्वेशन लिखोगे, टोटल फोर्स क्या लिखोगे? टोटल फोर्स में इधर वाले को पॉजिटिव बोला, पीछे वाले को क्या लिखा? नेगेटिव। दैट इज इक्वल टू मास इनटू A माइनस A1। सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, तो आप बोलोगे F माइनस M इनटू A1 इज इक्वल टू MA माइनस MA1। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या आ गई वापस से? M इनटू A। क्या ये वही रिजल्ट आ गया जो इनर्शियल से आ रहा था? यानी कि सर हम करेक्ट आंसर पे पहुंच पाए। इसलिए हम सूडो फोर्स का यूज करते हैं ताकि हमारा रिजल्ट सही हो जाए, जबकि हमारा ऑब्जर्वर अभी भी कैसा हो? नॉन इनर्शियल हो, फिर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये ऐसा कोई एग्जिस्टिंग फोर्स होता ही नहीं है, राइट। इसका एक एग्जांपल आपको बताऊं, जो आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जानते हो सब लोग? सेंट्रीपिटल, Yes. सेंट्रीपिटल सर क्या होता है? सर जो सर तुम्हारे यहाँ वाकई में नेट ऐसा ही आ रहा है, या तुम वाकई में जो ट्रिक यूज करते हैं बाकी लोग है ना, वो यूज कर रहे हो अटकने की? एनीबॉडी एल्स? जेलन? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। बस नहीं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर उसमें पाथ पूरा में, बोलना है। तब when the body moves in circular path the force is directed towards the center is known as the centripetal force। सर जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा, एक फोर्स उसको सेंटर की तरफ चाहिए ही चाहिए, और वो फोर्स जो सेंटर की तरफ हमेशा लगेगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल भी पढ़ा होगा कभी? हाँ सर। वो क्या होता है? सर जब बॉडी सर्कुलर मोशन में चलती है तो एक फोर्स जो होता है उसको बाहर की तरफ हमेशा खींचता रहता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड? Yes, sir. है सर, अगर बराबर ही होगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो बॉडी बाहर फिसल जाएगी ना। बट सोचो अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं पाएगा। आप बोल रहे हो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, सर इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और आप बोल रहे हो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो गए तो नेट फोर्स इसके लिए कितना हो जाएगा? 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो कभी भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगी। टेंजेंशियल लगता है सर। टेंजेंशियल लगता है, जैसे डायरेक्शन से यही लगते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इनर्शिया को ध्यान में रखते हुए होता है, ऐसी कुछ होता है नहीं? आप फिर से देखो, मैंने कहा सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है। ठीक है,
सेंट्रीफ्यूगल नाम का कोई भी फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। जब आप एक ऐसे उसमें बैठ जाते हो जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, मैंने कहा सर जब आप खुद जो बॉडी जैसे कार थी, ये कार सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो आप उसी कार में बैठ जाते हो। अब आप ही ऑब्जर्वर हो गए हो और आपका एक्सेलरेशन ऑलरेडी कहाँ लग रहा है सर? टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज़ आप क्या कर रहे हो? सेंटर सर्कुलर मोशन कर रहे हो। तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अब आपको ही आपकी कार का मोशन स्टडी करना है, जबकि आप कैसे फ्रेम हो गए हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए, क्योंकि आप एक्सेलरेटेड मोशन में हो। ये तो सबको पता है, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, वो एक अलग बात हो गई, बट यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब अगर कार के अंदर मैं बैठा हूं तो मैं भी एक्सेलरेटेड मोशन में हूं, और अगर मैं एक्सेलरेटेड मोशन में हूं तो मतलब मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया हूं। तो अगर मुझे मेरी ही कार का मोशन स्टडी करना है और मुझे अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाना है, तो मुझे एक सूडो फोर्स मानना पड़ेगा। उस सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? मैंने कहा मुझ पे लगने वाला एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ। सर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर कार के मास के बराबर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे कार पे ऑलरेडी अंदर क्या लग रहा था? सेंट्रीपिटल m into ac, और बाहर आपने एज्यूम कर लिया m into ac, उसी एक्सेलरेशन के बराबर। तो आप बोले उसी को बोल देते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो भाई साहब ऐसा कोई फोर्स उस पर एक्ट करता ही नहीं है, ऐसा कोई फोर्स उस पर एक्ट करता ही नहीं है। ये तो सिर्फ हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि सर उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम अज्यूम कर लेते हैं, जब हम उसी कार में बैठे हैं जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। अगर वही मैंने एक बंदे को बाहर से खड़े होकर स्टडी कर ली होती, सर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, बात खत्म कर दो। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि अगर ऐसा रियल फोर्स होते तो कैंसिल आउट कर देते ना। ये रियल फोर्स नहीं है, वो इमेजिनरी फोर्स है, तो कैंसिल आउट तो कर ही नहीं सकता। आप इसमें बोलो ना कि सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? नहीं, रियल फोर्स नहीं है। खैर यहाँ तो इक्वल भी नहीं है, अलग बात हो गई। आप बोलोगे यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक है? तो जब आप कार में बैठे होते हो, सोचो जब आप कार में बैठे होते हो और कार एकदम से टर्न लेती है, तो आप बाहर की तरफ फील करते हो, आपको लगता है सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है मुझ पे, वो इनर्शिया की वजह से हो रहा था। वो आपने दो कंसेप्ट मिक्स कर दिया, आपको लगता है सर आप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। नहीं, आप पे सेंट्रीपिटल पूरी तरीके से लग नहीं पाया, इसलिए आप बाहर की तरफ जा रहे हो, ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगल इज एन सूडो फोर्स, इज अ सूडो फोर्स, ठीक है? वो सूडो फोर्स है और ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप उसी कार के अंदर बैठ के सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम को, तो आप उसको एक इमेजिनरी फोर्स है, आपको अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए मानना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम मैं ऐसे फोर्सेस को मानता ही नहीं, कि सूडो फोर्स से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता ही नहीं। तो 95% केसेस में मेरे को सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बट हाँ सूडो फोर्स पे कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं सूडो फोर्स के। यही पूछ लेंगे सूडो फोर्स कहाँ लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो हमें पता होना चाहिए ना। अब मैंने कहा देखो सूडो फोर्स की कई सारी एप्लीकेशन है, मैंने तो उसमें से एक एग्जांपल लिफ्ट की बात करते हैं। चलो कोई मुझे अपना वेट बताएगा? एनीवन? मैंने वेट पूछा, रिचार्ज ने लेफ्ट कर दिया। 53 kg. 53 क्या केजी? Yes. 520 न्यूटन न्यूटन होगा। Weight is the force exerted by the earth on you. It is m into g. मास नहीं पूछा मैंने आपका, वेट पूछा। वेट इज अ फोर्स, और फोर्स की यूनिट केजी नहीं हो सकती, इट इज द न्यूटन। पहली चीज। बेटा मेरे से क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं तो करेक्ट आंसर दूंगा ना। योग्यता बोलती है सर अपना ही ले लो, है ना? तो अपना नहीं ले सकता, कंडीशंस अप्लाई है, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे अपने आंसर्स करेक्ट पता है। आप क्या करेक्ट पूछना था मुझे? मेरा तो वैसे ही बहुत, मैं फिट एंड चुस्त दोस्त हूँ, ठीक है? मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट एकदम परफेक्ट है। आई एम जस्ट 62 kg प्लस माइनस 15 kg, है ना? चलो खैर क्या बोल रहा था मैं?
हाँ, तो पहली चीज तो ये चीज समझ में आ गया, वेट W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है, मास नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। तो भाई साहब अब साइंस के स्टूडेंट हो, थोड़ा आंसर सोच समझ के दिया करो। बट घर पे पिताजी पूछे तो वेट को आपको 53 kg बताना है ना, उसको 53 इंटू 10 530 न्यूटन मत बताने लगना, वरना तुम्हारे 530 सुनते ही उनको तो चक्कर आ जाना है, आगे तो वो सुनेंगे भी नहीं कि आप न्यूटन बोल रहे हो, केजी बोल रहे हो, है ना। खैर, अब मैंने कहा जब आप वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, सर वो क्या मेजर करके देता है? एग्जैक्टली क्या मेजर करता है? फोर्स, विच फोर्स? नॉर्मल फोर्स। वेरी गुड जतिन, आई एम इम्प्रेस्ड। ध्यान रखना, वेइंग मशीन पे जब आप खड़े होते हो वो आपको नॉर्मल फोर्स मेजर करके देता है। आप और वेइंग मशीन एक दूसरे को कांटेक्ट में हो, तो वेइंग मशीन आपको ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रही होगी और आप वेइंग मशीन पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगा रहे होगे। उस नॉर्मल की वैल्यू वेइंग मशीन आपको देती है। अब आपको पता है जब आप रेस्ट पे खड़े थे, नॉर्मल आपने देखा होगा, जब मैं रेस्ट पे खड़ा होता हूँ तो मेरे ऊपर नॉर्मल लग रहा होता है ग्राउंड की वजह से या इधर वेइंग मशीन की वजह से लग रहा होगा, और नीचे मेरा वेट लग रहा होता है, और मैं वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट पे हूँ तो मेरा वेट और नॉर्मल बराबर होते हैं, तो मेरा काम चल जाता है, मतलब मैं नॉर्मल की वैल्यू से ही आइडिया लगा लेता हूँ कि मेरा वेट कितना होगा, ठीक है। बट वेइंग मशीन आपका वेट नहीं मेजर करता, वो आपका नॉर्मल को मेजर करके और डिवाइड बाय 10 करके आपको आंसर दे देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सर जब आप लिफ्ट में जाते हो, जब आप एक लिफ्ट में जाते हो, आप लिफ्ट में वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, ये वेइंग मशीन है और आप उस पे खड़े हो गए। अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट अगर रेस्ट पे है तो आप बोलते हो आपकी नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर आ रही होगी, तो आप बोलते हो कि वो एक्चुअल वेट देता है। बट जैसे ही लिफ्ट एक्सेलरेट करने लगती है, नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर नहीं आती है, तो आप बोलते हो कि अब जो वेट वो दे रहा होगा वो करेक्ट वेट नहीं दे रहा होगा, उसको हम बोल देते हैं एपरेंट वेट, ठीक है। वो जो नॉर्मल मेजर करके दे रही है वेइंग मशीन, वो करेक्ट नहीं मेजर करके दे रही, मतलब वो नॉर्मल तो करेक्ट मेजर कर रही है बट आपकी वेट की वैल्यू के बराबर नहीं है नॉर्मल, इसलिए वो जो मेजर करेगी वेट उसके अकॉर्डिंग वो आपका गलत आएगा, उसको हम बोल देते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं उसको? एपरेंट वेट। अब जरा देखो, मैंने कहा सर ये लिफ्ट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। सब लोग बताएंगे लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। ऊपर। ऊपर की तरफ। कौन बोला लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है? लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। मैंने बोला ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। नहीं, तो आपने कैसे बोल दिया? ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो क्या ऊपर की तरफ जाने लगेगी? नहीं नहीं नहीं, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ भी जा रही हो सकती है, नीचे की तरफ आ रही हो सकती है, मुझे डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है। हो सकता है ये ऊपर की तरफ जा रही हो सकता है ये नीचे की तरफ आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए इसके। अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसकी स्पीड बढ़ रही होगी, अगर ये लेफ्ट नीचे की तरफ आ रही होगी तो इसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही होगी, क्योंकि तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिमाग में रख लो भाई साहब, डायरेक्शन ऑफ मोशन से फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अगर इस पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, मैंने कहा जरा देखो कि सर यहाँ पे अगर मैं देखो, मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो मैं देखो इसका एबिलिटी बनाऊं इस बॉडी का, इस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रहा होगा ड्यू टू वेइंग मशीन, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा, और इस पे एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। यही फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में। आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो आप बोलोगे सर m माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m की वैल्यू जरा देखो किसके बराबर आ रही है? m इंटू जी प्लस ए। क्या नॉर्मल mg बराबर आ रहा है? हाँ, इस केस में आपका नॉर्मल ज्यादा आ रहा है, आप बोल सकते हो, इसी को हम बोल देते हैं एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट इस केस में एक्चुअल वेट से ज्यादा आ रहा है, जो वेइंग मशीन की रीडिंग दे रही होगी वो आपके करंट वेट से ज्यादा वेट दे रही होगी, ध्यान रखें इस चीज को। जब आपका लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स है तो आप बोलोगे जो वेइंग मशीन की जो रीडिंग आ रही होगी m इंटू जी प्लस ए होगा, मतलब वहां पे g इफेक्टिव क्या होगा? g प्लस ए हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई आपको बोले कि आपका वेट कम है तो कुछ मत करना सर, उसको लिफ्ट में ले जाना और ऊपर की एक्सेलरेटेड वाली लिफ्ट में अपना वेइंग मशीन में मेरे करके बता देना आपका वेट ज्यादा आएगा। मैंने कहा इसी तरीके से अगर मैं बोलूं लिफ्ट में
एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ है ना? ये लिफ्ट किधर की तरफ जा रही है? बोलोगे भाई? सर नीचे। सर कहीं भी जा सकती है, आपने बोला नहीं अभी इसका कहीं भी मोशन का, आपने सिर्फ अभी थोड़ी एक्सेलरेशन। देर पहले तो बेटा बताया मैंने कि लिफ्ट कहीं पे भी जा सकती है, सिर्फ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इसकी नीचे है, मोशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं बोला मैंने। तो आप अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अब इसमें एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। अब इसका मतलब mg ज्यादा हो जाएगा। आप फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो आप क्या लिखोगे? mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a। अब नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर? सर वो कितना आ जाएगा? m इंटू जी माइनस। तो यहाँ पे आप बोलोगे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी? m इंटू जी माइनस ए। मतलब अब आपका अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम आएगा। कैसा आएगा? अब आपका अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम आ रहा होगा। वेइंग मशीन की जो रीडिंग आ रही होगी वो एक्चुअल से कम आ रही होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो क्या करें? आ रही होगी तो आ रही होगी। तो जिसको लगता है कि कोई आपको अगर मोटा बोलता है, जो बोल देता है किसी का वेट ज्यादा है, तो क्या करो भाई, उसको ऐसी लिफ्ट में ले जाओ जो नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड हो और उसमें वेइंग मशीन पे मेरे करके दिखा दो। मैंने जो बोला ना मेरा वेट 62 प्लस माइनस 15 केजी है, वो ऐसे ही है। किसी को ज्यादा बताना होता है तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कम दिखाना होता है ऐसे करके मैं किसी ना किसी में जाके दिखा सकता हूँ, है ना? 15 केजी मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल तो मेरा वेट 62 ही है, लगता भी होगा, खैर, है ना? फिट एंड एकदम फाइन, एकदम बंदा एकदम बेसिक सा बंदा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो खैर, अब बात करते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं बोलूं इस केस में इस एक्सेलरेशन की वैल्यू, अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर हो जाए, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैग्नीट्यूड g के बराबर हो गया, देखो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो आप बोलोगे नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसको बोलते हो वेटलेसनेस। इस केस में आपका वेट कितना फील होगा? 0। ठीक है, ये वैसी फील आएगी आज मैं ऊपर आसमान नीचे, है ना? ये वो वाली फील आएगी। कभी फील की ऐसी ऐसी फीलिंग आई कभी? एनीवन कभी इस टाइप की फीलिंग आई हो? कैसे हो तुम लोग? लाइफ इतनी बोरिंग है तुम लोगों की, तुम लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं किया? वेटलेसनेस जैसा फील नहीं किया? कैसी बात कर देते हो? वाह बेटा नमन, जिंदगी में कुछ किया तुमने? हाँ सर, अरे पानी कभी में तुमने स्विमिंग करते हैं टाइम। अच्छा, सर मुझे बंजी वेटलेसनेस जंपिंग है। है। क्या हो गया? बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग, यस। पैराग्लाइडिंग, यस। लिफ्ट वाला एक्सपेरिमेंट, अबे ओए, लिफ्ट में वो क्या फ्री तूने फॉल हो वेटलेसनेस जाएगा, से, नमन हो बोला है जाएगा लिफ्ट तो में इसने वेटलेसनेस एक्सपीरियंस किया, ऐसा बोल रहे हो? सर लिफ्ट तो गिर जाएगी ना, भाई तो मर नहीं रहा। हाँ भाई साहब, ये तब होगा जब एक्सेशन वैल्यू जी के बराबर, तब होगा जब रस्सी तेरी कट गई होगी। ठीक है, तो भाई ऐसी बातें ना बोल। चलो, मैंने कहा सर सबसे आप लोगों ने राइड्स की होंगी, जाइंट व्हील वगैरह की राइड्स की होंगी कभी, ऐसे फेयर एंड ऑल में जाते हैं, जाइंट ये व्हील सर, किसी ने ऐसे राइड की है? ये सर। तो जाइंट व्हील में आपको कभी याद हो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हो तो आपको एक टाइम के लिए थोड़ा सा वेटलेसनेस फील होता है, ऐसा लगता है कि सर पैर मेरे टच ही नहीं है नीचे बेस से। तो उसके हिसाब पता है क्या होता है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना वो इस तरीके से सेट करते हैं कि उस टाइम पे आपको एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन फील हो रहा होता है जी के बराबर। एग्जैक्टली तो जी नहीं बोलूंगा, जी से थोड़ा बहुत कम रखते हैं वो, वरना तो आप एकदम हवा में आ जाओगे। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट जी को टेंडिंग होता है। तो आप बोलते हो वो इस तरीके से उसका एक्सेलरेशन होता है कि जब आप नीचे आ रहे होते हो तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के क्लोज रख देते हैं वो, तो वही फील होता है आपको, वेटलेसनेस जैसी फील आ जाती है, एकदम जैसा लगता है कि यार ये यहाँ से ये वाला पोर्शन तो खाली हो गया है, ये लीवर, गुर्दे, किडनी और स्टमक तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि अब है ही नहीं मेरी बॉडी के अंदर, है ना? तो दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। तब आपको क्या लगता है कि वेटलेसनेस जैसा फील हो रहा होता है, तो ये बेसिकली ये उसी का एक एग्जांपल है। हालांकि ये सूडो फोर्स के एग्जांपल है, मैंने सूडो फोर्स से सॉल्व ही नहीं किए। देखो सूडो फोर्स से पता है कब सॉल्व करना होता है, अगर मैंने ऑब्जर्वर अपना लिफ्ट के अंदर रख दिया होता। अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर ये है तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ये भी होगा, है ना? और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी सूडो फोर्स लगा के।
मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, आंसर फिर भी सेम आएंगे। मैं मैक्सिमम टाइम अपने सारे ऑब्जर्वेशन ग्राउंड पे खड़े होकर करता हूँ ताकि मेरी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। देखो फिजिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीजें रियल लाइफ में आप फील करते हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें, बस कभी सोचते नहीं हो कि ये क्या होगा, और वो सोचने की जो क्यों क्या कैसे वही खत्म हो जाती है, इसलिए हमें फिजिक्स थोड़ी कम समझ में आती है। वरना तो फिजिक्स आपको उसी टाइम आ जानी चाहिए थी, उसी टाइम अपने पिताजी से क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि पिताजी भी आंसर कर नहीं पाते है ना, बट ठीक है, क्वेश्चन तो करना चाहिए, पिताजी को भी पढ़ना पड़ेगा फिर। तो ये कुछ बातें थी सूडो फोर्स की। मैंने कहा चलो और बताओ, और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा सर ये हो गया वेज, वेज और प्लैंक में एक डिफरेंस होता है, कोई बताएगा क्या होता है? सॉरी, प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन और प्लैंक या वेज में कोई डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस होता है? सर ये मूव कर सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये वेज है, और इसके ऊपर ये एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसका खुद का मास है। आप जरा देखो, आप क्या बोलोगे कि सर अगर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊं तो ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा सर अगर ये क्या कह रहा हूं, ये स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शनलेस, अगर ये स्मूथ है फ्रिक्शनलेस है तो आप क्या बोलोगे, ये बॉडी इस पे स्लिप होने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। बट मैं चाहता हूं ये बॉडी ये रेस्ट पर ही रहे, कहां पर है? रेस्ट पर ही रहे, इसके रिस्पेक्ट में ये स्लिप नहीं करे, तो डेफिनेटली मुझे बॉडी को इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ दौड़ाना पड़ेगा। जब मैं आगे की तरफ दौड़ाऊंगा तो ये ब्लॉक यहाँ पे रुक सकता है, क्या कर सकता है? तब ये ब्लॉक यहाँ पे रुक सकता है, अदरवाइज तो ये ब्लॉक क्या है, नीचे की तरफ स्लिप करेगा, है ना। तो आपने बोला वही एक्सेलरेशन निकालना है, या फिर आप बोलोगे इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा F, वो कितना फोर्स मैं लगाऊं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये इस प्लैंक के या वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रह जाए, ठीक है। तो इसको सूडो फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगेन अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ग्राउंड पे खड़े होकर। आपने बोला कि ये इसके रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे है, इसका मतलब दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे जाए, है ना। ये इसके रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम, सेम एक्सेलरेशन से आगे चलते रहेंगे, तो हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका एफबीडी बना दो, इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे तो देखो क्या बनेगा, नॉर्मल, ठीक है, नीचे की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा, और नेट एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ। आपने बोला x एक्सिस और y एक्सिस मुझे इस तरीके से लेना है कि मेरे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक ना एक एक्सिस जरूर आए। आप जरा देखो, माफी चाहता हूं मैं ये वाले फोर्स नहीं बना, आप तो बोलो कि सर इसमें mg लग रहा है नीचे की तरफ। देखो मैंने क्यों ऐसा किया, मैं बताता हूँ इसका रीजन। मैंने कहा जरा देखो, मुझे सारे के सारे फोर्स या तो y डायरेक्शन में मिल जाए या x डायरेक्शन में मिल जाए, इसके अलावा किसी डायरेक्शन में मेरे फोर्स होने नहीं चाहिए। mg देखो, mg ऑलरेडी y वाली डायरेक्शन में है, नेगेटिव y में है तो क्या हुआ, है तो y डायरेक्शन में है, तो इस बार मुझे y। सर आप म्यूट हो गए। सर आप सब म्यूट म्यूट हो। हो गए। अरे सर अनम्यूट करके बोलो ना। तो नहीं हो रहा होना यार, कैसे बातें करते हो? चलो मैंने कहा देखो, पहले एक्सेलरेशन हम ऐसे लेते थे तो हमारी एक्स एक्सिस इधर बनती थी, तो हमारा mg की डायरेक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ता था। बट अब क्या एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है मैंने, मेरे को ऐसे मूव कराना है, तो मैंने एक्स एक्सिस इधर लिए, वाई एक्सिस इधर लिए, तो देखो वाई एक्सिस में ऑलरेडी mg वाई एक्सिस के अराउंड है, तो मुझे mg को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। बट इस बार नॉर्मल जो है ना तो वाई एक्सिस के अराउंड है ना एक्स एक्सिस के अराउंड है, इसका मतलब नॉर्मल को ब्रेक करना पड़ेगा।
तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट निकालेंगे, देखो ऐसे निकलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं तो ये एंगल कैसा आता था, थीटा, तभी इस डायरेक्शन में एंटी कॉस थीटा आता था। अगर ये थीटा आता था तो जरा थोड़ा सा देख लो, ठीक है, आप बोलोगे ये एंगल कैसा आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा ना, ये एक लाइन हो जाएगी और ये एक लाइन, तो आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा n cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा n sin थीटा। अब जरा देखो, वर्टिकल y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि सर ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, मतलब n cos थीटा इक्वल टू n g। x डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन a है और नेट फोर्स केवल ये है n sin थीटा। मैं सिर्फ इस ब्लॉक का आप तो सर ये f तो इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, स्मॉल m पे नहीं लग रहा है, तो आप बोलोगे सर x डायरेक्शन में जब लिखोगे तो लिखोगे n sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, स्मॉल m, सॉरी। मैं क्या डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखो a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, g tan थीटा के बराबर आ रही है। तो कितना एक्सेलरेशन चाहिए आपको, सर कितना एक्सेलरेशन चाहिए, g tan थीटा के बराबर। अगर इस एक्सेलरेशन से आप चलोगे तो आप बोलोगे ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, ध्यान रखें। मतलब कितना फोर्स लगाऊं मैं, सर फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास कितना हो गया, m इनटू स्मॉल m, पूरे सिस्टम पे लगा रहे हो टोटल, और टोटल एक्सेलरेशन a है, तो आप बोलोगे जो फोर्स चाहिए मुझे कितना लगाना पड़ेगा, m प्लस m इनटू g tan थीटा। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि सर 2018 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू g tan थीटा, जिसको मैं कहता हूं जिसने भी मैक्सिमम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उनको ये फॉर्मूला याद रह जाता है। और 2018 का ही बात है, शायद 19 की है या 18 की है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, 18 की बात है शायद, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि सर इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है इस प्लान के रिस्पेक्ट में, तो बताओ इस पूरे प्लान का या पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, और वो वैल्यू थी a इक्वल टू g tan थीटा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन टिक करके ऐसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी मैक्सिमम लोगों को जिनको आता था, ठीक है। इसी का एक दूसरा पार्ट होता है जो आज तक नहीं आया, मैं कहता हूं आ सकता है। अभी फिर से एक मैंने वेज लिया, ध्यान रखना ये वेज है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है। इंक्लाइन प्लेन होता है फिक्स, वो मूव नहीं कर सकते, अब ये मूव कर सकते हैं। खुद का मास फिर से है, मैं फिर से एक ब्लॉक पे रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सर मैं इसको ऐसे पीछे, देखो अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचूंगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी, इसको अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो ये स्मॉल एम नीचे की तरफ आएगा। मैंने कहा व्हाट इज द ए मिनिमम, कितने एक्सेलरेशन से मैं कम खींचूं कि ये बॉडी फ्री फॉल करे। अगर मैं बहुत तेजी से खींच लूं इसको तो फ्री फॉल करनी है छोटे वाले ब्लॉक को, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा मिनिमम फोर्स बता दो, उतने से खींच दूं कि सर ये बॉडी कैसे हो फ्री फॉल करे। उससे ज्यादा से खींचोगे तो फ्री फॉल करेगी करेगी। मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट देता हूं उस केस में कि जो ए मिनिमम या ए की वैल्यू होनी चाहिए वो जी कॉट थीटा या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू उस केस में जी कॉट थीटा से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जी टेन थीटा के बराबर आई थी, ऐसे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जी कॉट थीटा के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये m जो है वो m फ्री फॉल करेगा। और यहाँ पे m क्या था, यहाँ पे m रेस्ट पे था, m रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, कैपिटल M के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे था, और ये वाले केस में m को फ्री फॉल कराना है, तो इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जी कॉट थीटा या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने ये क्यों बता दिया इसका डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखो, ये इसने 2 साल पहले 1 साल पहले पूछा है, तो शायद उम्मीद नहीं है कि अब इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसी तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एग्जांपल है। मैं क्या, चलो और देख लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लो। हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं धीमे धीमे करके। बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम आपने देखा होगा, हमने काफी हद तक सारी प्रॉब्लम एक एक दो देख ली हैं, जिससे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंसेप्ट नहीं है। आपने देखा होगा फ्रिक्शन और उसके पहले से ही हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम देख रहे हैं। मैंने कहा बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर लेते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, जरा देखो। रोड पे जब टर्न लेते हो, ये रोड पे टर्न ले रहे हैं, मान लो ये सर्कुलर टर्न है और इस सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है वो r,
अब जब आप इस पे टर्न ले रहे हो तो इधर की डायरेक्शन आपकी v वेलोसिटी से, इस टाइम पे v वेलोसिटी से टर्न ले रहे हो। जरा सोचो, अब आप फिगर थोड़ा 2D है तो मैं ज्यादा आपको इमेजिन नहीं करा पाऊंगा। बेटा d cos थीटा था, cos नहीं था। देखो ये टर्न होके मैं ऐसे आ रहा हूँ तो सामने देखो वेलोसिटी आपकी तरफ आ रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ना सर्कुलर मोशन में, तो मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। अब जब मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। अब ये बताओ, जब मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे ये कार टर्न ले रही है, तो बताओ इस कार पे नीचे की तरफ तो क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। ऊपर की तरफ क्या लग, सॉरी ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, सोचो, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा। आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो ये बॉडी सर्कुलर टर्न ले ही नहीं पाएगी। मतलब ये बॉडी अगर ऐसे टर्न लेने की कोशिश भी करेगी वो टर्न नहीं हो पाएगी, वो सीधी सीधी चली जाएगी। कुल मिला के रास्ता अंदर की तरफ चला जाएगा, ये सीधा सीधा चला जाएगा, मतलब आपको लगेगा कि बॉडी बाहर की तरफ चली गई। तो ये कह सकते हो कि सर इस रोड के रिस्पेक्ट में ये बॉडी किधर की तरफ स्लिप करेगी, बाहर की तरफ, क्योंकि उसे अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि मिला ही नहीं कहीं से। तो आप बोलते हो जैसी स्लिपिंग बाहर की तरफ होगी वैसे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, और फ्रिक्शन क्या करता है, स्लिपिंग को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो स्लिपिंग किधर हो रही है, बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो आप बोलो सर इस केस में जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ लगेगा, और ये फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, द फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ऊपर मतलब वर्टिकली अपवर्ड जो लग रहा होगा वो नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ध्यान रखें इसकी वेलोसिटी v होगी। नीचे का मतलब मैं बोल रहा हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड, वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल आपकी तरफ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये फ्रिक्शन यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा होगा। अच्छा, अब मैंने कहा इस फ्रिक्शन की एक लिमिटेड वैल्यू है, फ्रिक्शन एक लिमिट से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करा सकता। तो आप बोलोगे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करा रहा होगा सर, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू सेंट्रीपिटल। एक्सेलरेशन किधर चाहिए, इधर की तरफ। अगर आपको एक सर्कुलर मोशन कराना है तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ चाहिए, सेंट्रीपिटल की तरफ, हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में केवल एक फोर्स है, फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल, और दैट इज इक्वल टू v²/r। ये सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। जब इसकी वेलोसिटी v थी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन क्या था, r था, तो ac क्या होता है, v²/r। अब ये फ्रिक्शन इसके बराबर है, लेकिन आपको पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से या तो कम होगी या उसके बराबर होगी। इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स की भी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, उससे ज्यादा ये प्रोवाइड नहीं करा सकता। इसीलिए आप बोलते हो कि सर यहाँ पे क्या बोलते हो कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिल रहा है ये लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है μf into m के बराबर, या फिर आप बोलोगे μf into mg के बराबर। m की वैल्यू इस केस में क्या होगी, mg के बराबर होगी, है ना। तो m से m कैंसिल। देखो यहाँ से आप सॉल्व करके आओगे कि v की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए, तो आप बोलोगे v शुड बी लेस देन इक्वल टू μs into rg। अगर v इससे ज्यादा हुआ तो आप स्लिप कर जाओगे, तो आप सर्कुलर मोशन बिना स्लिपिंग के नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको याद हो, जब भी सर्कुलर मोशन, जब भी टर्न आते हैं तो आपको लोग हिदायत देते हैं कि भाई साहब अपनी स्पीड को स्लो कर लेना, क्योंकि सर एक मैक्सिमम स्पीड है, उस स्पीड तक अगर आप निकल गए तो आप स्लिप नहीं होगे, लेकिन अगर आपकी स्पीड उस रोड के हिसाब से जो मैक्सिमम स्पीड है, ये वैल्यू आई है, उससे ज्यादा हो गई तो आप स्लिप कर जाओगे। आपने को बोला कि बिना स्लिप के निकलने के लिए आपकी वेलोसिटी शुड बी लेस देन दिस वैल्यू μs into rg। इसलिए बोलते हैं कि सर एक तो सर्कुलर टर्न बहुत बड़ा लेने को बोला जाता है, जब भी टर्न लेते हैं तो आप बोलते छोटा टर्न मत लेना, क्योंकि रेडियस बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा होगा टर्न का तो आपकी जो वैल्यू है वो और ज्यादा वेलोसिटी तक आप उसको टर्न कर सकते हो, है ना। छोटे टर्न में रेडियस कम होगा तो कम वेलोसिटी से टर्न करोगे, अदरवाइज स्लिप कर जाओगे, है ना। दूसरा आपको बोलते हैं कि अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लो बिकॉज स्लिपिंग ना हो। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि यार बड़ी बड़ी फास्ट रेसिंग होती है ना, फॉर्मूला 1 एंड ऑल, वहां पे तो हम स्लो डाउन करने का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम स्लो डाउन करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है कि सर वहां पे बैंकिंग की जाती है। क्या की जाती है, बैंकिंग। मैंने कहा सर उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कई कई जो फास्ट हाईवे होते हैं वहां पे भी ऐसा किया जाता है। बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो सर्कुलर टर्न होते हैं वहां पे रोड को हल्का सा एलिवेटेड कर दिया जाता है। ये रोड हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, इस रोड को हल्का सा कहते हो
ये सेंटर की तरफ ऐसे ऐसे उठा देते हैं बाय एंगल सम थीटा। क्या करते हैं, इस एंगल से हम उसको उठा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ताकि ये बी और बढ़ाई जा सके, ताकि आप ज्यादा स्पीड से टर्न ले सको सेफली। मैंने कहा सर इस केस में अगर फ्रिक्शन नहीं भी होता, अगर इस केस में अगर फ्रिक्शन नहीं भी होता तो भी काम चल जाता। ठीक है, मैंने कहा मान लो कि सर देखो, क्योंकि यहाँ पे जब आप जाओगे तो देखो नॉर्मल आएगा, एक एमटी नीचे की तरफ आएगा, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट आ रहे होंगे, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, एक तो वर्टिकल आएगा और एक तो वर्दी सेंटर आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपको क्या प्रोवाइड करा रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा। इसमें नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ रहा था, लेकिन इस केस में नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं आ रहा है। तो इस केस के लिए आप बोलते हो v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू डी, सॉरी म्यू नहीं, यहाँ तो म्यू है ही नहीं, फ्रिक्शन जीरो है, तो आप बोलोगे आर डी टेन थीटा। सिमिलरली तरीके से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे सर जो इसकी सेफ स्पीड होगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर डी टेन थीटा। यहाँ पे कितनी थी, म्यू एस इंटू आर जी से लेस देन होनी चाहिए। मैंने कहा सर ऐसे रोड बनाओ ना जहाँ फ्रिक्शन भी हो और बैंकिंग भी हो, तो और ज्यादा सेफ स्पीड हो सकती है, क्योंकि सर यहाँ पे नॉर्मल तो हेल्प करेगा ही, फ्रिक्शन भी हेल्प करेगा। तो अगर मैंने बोला कि अब दोनों ही आ जाएंगे, क्या करेंगे अब इस केस में, आप बोलते हो कि दोनों ही आ जाएंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ जाएगा कॉमा बैंकिंग भी हो रखी होगी, बैंकिंग भी हो रखी है यहाँ पे मान लो, तो आप बोलोगे बी शुड बी लेस देन इक्वल टू आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये होगी, देखो भैया यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो गया और बैंकिंग भी हो गई, दोनों कंबाइन हो गए, तो आपकी v का जो फॉर्मूला आता है v शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू rj इनटू म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये क्वेश्चन भी 2015 के अराउंड डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ दिया गया था। ठीक है, तो जिसको ये फॉर्मूला याद था वो टिक करके आगे बढ़ गया होगा। अब इसमें जरा देखो, अगर मैं बोलूं फ्रिक्शन जीरो कर दो, फ्रिक्शन जीरो कर दो मतलब म्यू जीरो कर दो, म्यू की वैल्यू जीरो रख के देखो, यहाँ पे ये जीरो रखोगे, ये जीरो रखोगे तो 1 माइनस जीरो इज 1, और ये जीरो हो गया तो देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले में म्यू एस जीरो रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, केवल बैंकिंग रह जाएगी। आप बोलते हो सर इसमें बैंकिंग जीरो कर दो, केवल फ्रिक्शन छोड़ दो, मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी रख दो, जीरो रख दो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी जीरो, तो टेन थीटा कितना जीरो। इस केस में अगर आप टेन थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब बैंकिंग जीरो वो रख दिया, लेकिन फ्रिक्शन अभी भी है, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो नहीं रखी है। ठीक है, और ये दोनों ही केसेस हैं जब फ्रिक्शन भी अवेलेबल है और बैंकिंग भी अवेलेबल है, तो आपको v की वैल्यू ये रहेगी, इससे छोटी होनी चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यूज है ये जो हमने गिवन है, देखो v शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। इससे कम स्पीड से जाओगे तो बच जाओगे, इससे ज्यादा स्पीड जाओगे तो स्लिप कर जाओगे। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये फॉर्मूले याद रह जाएंगे? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले डायरेक्टली यही फॉर्मूला आ गया था, नीट ने डायरेक्टली पूछ दिया था ये, तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो क्लियरली उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। एनी डाउट्स? चलो भैया, नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं चाहता तो सिर्फ फॉर्मूले लिखा लेता, लेकिन उसका मजा नहीं आया। आपको पता तो होना चाहिए कि बैंकिंग क्या है, किस केस में बैंकिंग काम कर रही है, किस केस में फ्रिक्शन काम कर रही है, कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो उनके साथ साथ आपको उनके आसपास की थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि हाँ यार क्वेश्चन में हमेशा कंसेप्ट वाइज पूछेंगे, कभी भी अकेला फॉर्मूला नहीं पूछते हैं वो। तो आपको पता चले फॉर्मूला ये वाला दे दिया ऑप्शन में पहला, और आपको केवल और केवल दे रखी है क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग दे रखी है, उसने फ्रिक्शन उड़ा दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में कौन सा वाला सही करेक्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे हैं, पुली के क्वेश्चन किए थे, एक दो पुली वाले क्वेश्चन कर लिए थे। नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं करे थे, सिर्फ डिराइव करा था सर। क्या हो गया बेटा? क्वेश्चंस नहीं करे थे, सिर्फ डिराइव करी थी, मतलब इक्वेशंस अरे बनाना उसी को सीखे क्वेश्चन थे। बोलते हैं यार, उसी को क्वेश्चन अच्छा बोलते हैं, ठीक है, हो गए फिर तो। इसी बातें करते हैं यार।
क्वेश्चन मतलब क्या, एम में m1 की वैल्यू रखूं 2 kg, m2 की वैल्यू रखूं 3 kg, अब एक्सप्रेशन निकालो, ये चाहते हो मुझसे? अरे नहीं सर, मेरे को कैसे लगा सॉल्व आप उस करना है तरीके यही से सिखाना है मुझे, बाकी तो आपको सॉल्व करना है। हाँ जी मुझे सर। तो बस यही सिखाना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, वो सब क्वेश्चन ही है। m1 और m2 की वैल्यू आप रखते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। चलो अब जरा देखो एक और, ये टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है जो कि ऐसे घूम रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे दिखाई। मतलब ये डेस्क ऐसे है, टेबल ऐसे है और ये ऐसे घूम रही है। आपने बोला कि यहाँ पे एक कॉइन रखा है, इसका मास है m मास का एक कॉइन रखा है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है म्यू। मैंने कहा सर मेरी जो ओमेगा है वो मैक्सिमम ओमेगा बता दो जब तक ये कॉइन स्लिप नहीं करेगा, यानी ये कॉइन चुपचाप कॉइन इसके साथ ही घूमता रहेगा। मैक्सिमम ओमेगा, ओमेगा मैक्स फॉर विच कॉइन वोंट स्लिप। कॉइन डज नॉट स्लिप। तो आप बोलो क्या करोगे? अच्छा, मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना। इस एम का अगर मैं फिगर बनाऊं तो देखो एफबीडी बनाऊं तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा, बट ये घूम तो ऐसे रही है। तो यहाँ की तरफ एक सेंट्रिपेटल फोर्स है, वो कौन देगा? ऑब्वियसली कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। अब आप क्या बोलोगे? ये फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की तरफ चाहिए, सेंटर की तरफ ही चाहिए। तो आपको एक तो चीज पता है कि m की वैल्यू तो mg के बराबर हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और आप बोलोगे सर फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर? Fr इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। टोटल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये x एक्सिस मान लिया, ये y एक्सिस मान लिया, तो x एक्सिस के नॉट क्या करोगे? टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो भी कौन सा वाला? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है। और उसकी वैल्यू आपको आज पता है कि m ओमेगा स्क्वायर r है। रेडियस और दे दो, मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? r दे रखी है। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन आपको पता है दिस फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू, मतलब ये फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा एफएल से छोटी होगी या उससे उसके बराबर होगी। इसका मतलब ये जो ये वाला फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब म्यू इनटू n से कम होगा। मतलब m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू, n की वैल्यू रख दो, कितना आएगा? m इनटू t, m से m कैंसिल। देखो भाई ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू म्यू जी बाय r, तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय। तो मैक्सिमम ओमेगा कितनी होगी? ओमेगा की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। अगर स्लिपिंग रोकना है तो ओमेगा की वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन काम करेगा तब तक स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन के औकात से बाहर चला जाएगा तो स्लिपिंग हो जाएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आप बोलते हो कि सर ये झेल जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो ये दे नहीं पाएगा। तो आप बोलोगे ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय आर। ऐसी प्रॉब्लम्स आती है भाई। देख लो भाई, सिर्फ और सिर्फ बार बार वही एफबीडी बनाना है, वही नेट फोर्स निकालना है, वही एक्सेलरेशन निकालना है, बार बार अलग, बस कान इधर से पकड़ाएंगे वो उधर से पकड़ाएंगे, बस यही करते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? और किसी को लगता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो, जो नहीं आता हो पूछ, तो मैं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से तो मैंने मैक्सिमम हर एक टाइप का क्वेश्चन टच कर लिया है। कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनते हो, आपके दिमाग में हो, वरना तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सर ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। तो ये तो बातें थी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। ढेर सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई हैं। एक और प्रॉब्लम कराई है दिमाग में आ गई तो, ये एक रॉड है, रॉड मान लो, वायर मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। इस रॉड को आपने यहाँ खींचा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर,
इसका मास है m और ये यूनिफॉर्म रॉड है ना। खुद का मास कितना है m। मैंने कहा सर यहाँ से x डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे टेंशन बता दो कितनी होगी। टेंशन पूछ लिया मुझसे कितनी होगी। जब भी ऐसा देखो, अगर वायर मासलेस होता या रॉड मासलेस होती तो टेंशन हर जगह यूनिफॉर्म होती। पहली चीज कैसे होती, यूनिफॉर्म होती। ठीक है, मैंने कहा सर अब ये मासलेस नहीं है, इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी। तो आपको तो पूछा है यहाँ से x डिस्टेंस पर कितनी होगी, और अगर टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ जो टोटल लेंथ दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है जहां पे भी आपको टेंशन निकालनी है वहां से ब्रेक कर लो, दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस हो गई l। अच्छा अब देखो इस रॉड पे ओवरऑल देखें तो फोर्स लग रहा है F, और तो ऑब्वियसली यार ये एक्सप्रेशन A से आगे जाएगी क्योंकि इसे पीछे कोई रोकने वाला है नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। तो आपको ये तो पता है कि सर यहाँ से अगर इस पूरे का एफबीडी बनाऊं, पूरी रॉड का एफबीडी बनाऊं, तो आप बोलोगे सर पूरी रॉड का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो टोटल मास m है, नीचे की तरफ लग रहा है m/g, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है f और एक्सेलरेशन इज a। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप करेंगे टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू आ गई f/m। ये तो पूरी जब मैंने पूरी रॉड का एफबीडी बना लिया, अब मैंने ब्रेक कर लिया। अब आप बोलो चाहे इसका एफबीडी बना लो चाहे इसका एफबीडी बना लो, एक ही बात है, आपका दूसरा टेंशन आ जाएगा। देखो इस पे फोर्स लग रहा होगा आगे है, ये वाला पोर्शन इसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा टी टेंशन से। इतनी ही फोर्स से सर ये आगे वाला पोर्शन इसको आगे खींच रहा होगा। इसी पॉइंट पे तो मुझे टेंशन चाहिए थी, आगे वाला पोर्शन पीछे वाले पोर्शन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऐसे ही पीछे वाला पोर्शन आगे वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को क्या बोल देते हैं, हम टेंशन बोल देते हैं। इसी को तो टेंशन बोलते हैं। यही टेंशन तो मुझे फाइंड आउट करनी है। आप चाहे इसका एफबीडी बना के सॉल्व कर लो चाहे इसका एफबीडी बना के कर लो, जो भी कर लो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा देखो इसका एक्सप्रेशन भी ए ही आना है और इसका एक्सप्रेशन भी ए ही आना है, बिकॉज ये रॉड का एक पार्ट है और पूरी रॉड ए एक्सप्रेशन से जा रही है। मैंने इसको सॉल्व करो जरा, देखो इस बॉडी की बात करें, इस बॉडी का टोटल देखो, पूरी बॉडी का टोटल मास कितना था m। एक टर्म डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। l लेंथ में टोटल मास m है, तो एक यूनिट में कितना होगा, मास अपॉन l। इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। 10 मीटर में अगर 10 केजी है तो 1 मीटर में कितना होगा, 1 केजी। 5 मीटर में तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 × 5। 6 में कितना होगा, तो 1 × 6। तो मैंने कहा सर 1 यूनिट में कितना होगा, मास अपॉन टोटल लेंथ। तो बताओ l - x लेंथ में कितना होगा। मैंने कहा अगर 1 सेंटीमीटर का इतना है तो 2 सेंटीमीटर का हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे l - x का चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका मास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे मास की वैल्यू जो आएगी वो आएगी l - x into लैम्डा। लैम्डा क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी। तो आप बोलोगे सर सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, l - x into m/l। अब इसका एफबीडी बनाओगे, देखो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा है टेंशन की, और तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सेलरेशन किधर है a। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखोगे तो t = मास इनटू एक्सेलरेशन ही लिखोगे। तो टेंशन आ गया कि नहीं आ गया। मास की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू l - x अपॉन m/l, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं f/m। m से m कैंसिल हो गया, सर आपका टेंशन आ गया। तो आप जब भी इस टाइप की रॉड हो या वायर हो या रोप हो जिसका खुद का मास हो, और अगर आपको कहीं किसी अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो उस पे ब्रेक कर लो, उस पॉइंट पे क्या कर लो, ब्रेक कर लो। ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड कर लो, और दोनों पार्ट को डिवाइड करके आप एफबीडी बना के सॉल्व करोगे तो आप टेंशन निकाल सकते हो। क्या ये क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। किसी को डाउट है तो पूछते जाओ यार, आपको डाउट नहीं पूछो, या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे आप ना स्क्रीन ब्लर हो गई थी, आप ये वाला बताओगे, आपने ये ऊपर वाला एफडीवी किसका बनाया था, छोटे वाले का बनाया क्या था। बोल रहे हो बेटा, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो।
ये जो ऊपर वाला आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया सर, ये ये छोटे वाले ब्लॉक का हमने जो पीस लिया उसका बनाया ना? ये पूरे का है बेटा, टोटल मास देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल एम। कैपिटल एम किसका मास है? पूरे पूरी रॉड सिस्टम का। का है ना? ठीक है सर। पूरी रॉड का, ये पूरी रॉड का एफबीडी है भाई साहब। टोटल मास है ना एम, टोटल मास किसका है? पूरी रॉड का है। ठीक है सर सर। अभी तो ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, अगर इसे वर्टिकल कर दें मतलब हवा में हो तो क्या क्या फर्क होगा? पड़ना है? क्या फर्क पड़ना है? ऐसे सॉल्व करना है तब भी। सर अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे? कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल लग रहा है ना बेटा, फ्रिक्शन नहीं है ना, फ्रिक्शनलेस बोला ना मैंने। ओके सर। नॉर्मल तो लग ही रहा है ना। और कॉन्टैक्ट फोर्स तो दो बॉडी के बीच में था, तो एक ही बॉडी के अंदर पूछना है ना टेंशन कितनी है? क्या 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 कुछ नहीं सर। कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा था सर कॉन्टैक्ट फोर्स तो दो बॉडी के बीच में होता है ना सर, कॉन्टैक्ट में। दो सरफेस के बीच में होता है बेटा। हाँ, तो इसमें सरफेस तो एक ही है ना, ये दोनों, ये तो एक ही है रॉड, तो इसमें अबे वो कॉन्टैक्ट। रॉड और ग्राउंड, ये दो आपस में सरफेस है, एक सरफेस कैसे हो जाएगा यार? सर ये तो रॉड का बैलेंस हो सरफेस और जाएगा ना, ग्राउंड का सरफेस आपस में नहीं टच होंगे। बैलेंस हो जाएगा ना वो तो। क्या बैलेंस हो जाएगा बेटा? सरफेस बैलेंस हो जाएगा। सरफेस कोई क्वांटिटी है क्या बैलेंस हो जाएगा? तेरा सरफेस एरिया और तेरे बगल वाले का सरफेस एरिया एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे क्या? अरे जब तुम एक सरफेस दूसरे एरिया कांटेक्ट में आओगे तो रगड़ोगे तो भाई साहब फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब तुम किसी ग्राउंड पे खड़े हो, तुम्हारे पैरों के बीच में, ग्राउंड के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है कि नहीं है? क्योंकि दो सरफेस कांटेक्ट में हो, तुम्हारे पैर का सरफेस और ग्राउंड का सरफेस, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में, तभी तो फ्रिक्शन आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। तो भाई साहब यहाँ पे भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे ना यार, एक ग्राउंड होगा और एक रॉड, तभी तो एक दूसरे को रोकेंगे ना मूव करने से। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन तो है नहीं है, हमने तो फ्रिक्शनलेस अगर फ्रिक्शन मान लेते तो सर इसमें एक पीछे फ्रिक्शन लगने लगता। अब वो फ्रिक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आ रहा होगा, इसलिए मैंने फ्रिक्शन को नहीं माना है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाती है जो आपके लेवल में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अब ये मास वाली क्वांटिटी होगी ना। अभी तक हम पॉइंट मास की तरह डील करते हैं, पूरे ब्लॉक को एक पॉइंट मास। आप बोल रहे हो सर इतना बड़ा ब्लॉक हम बनाते हैं, इसमें फ्रिक्शन हर जगह तो इसी एंड पे लगता है क्या? सर फ्रिक्शन हर जगह लगता है, लेकिन ध्यान रखो अभी तक हमने जो कुछ माना है सबको हमने पॉइंट मास माना है। जितने भी ब्लॉक है सबको हमने पॉइंट मास माना है। कार को भी पॉइंट मास मान के सॉल्व किया है। अभी तक कोई एक्सटेंडेड बॉडी की तो बात की ही नहीं है, सबके सब पॉइंट मास है। ऐसे वो तो सिर्फ हम ड्रॉ करने के लिए दिखा देते हैं, वरना आप कार को भी ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अब इसमें तो एक ही पॉइंट है भाई, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगने, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अलग अलग पॉइंट की तो बात ही मत करना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जितने भी ब्लॉक आप बात करते हो सब पॉइंट मास होते हैं। दिखाने के लिए बड़े ब्लॉक दिखा रहे हो, पर सबको वो पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके, क्योंकि उसमें रोटेशन नहीं हम मानते हैं, वरना तो रोटेट भी हो सकती है ना बॉडी। कार रोटेट भी हो सकती है, रोटेशन की हम बात ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि हम उसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो और कोई? अभी तक जितनी भी बातें मोशन में हमने जो बॉडीज की बात की थी वो भी पॉइंट मास की तरह ट्रीट की थी। हम उनको अभी बड़ी बॉडी मान ही नहीं सकते। बड़ी बॉडी मानेंगे जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, रोटेशन में जाएंगे। जब पॉइंट मास में कोई रोटेशन नहीं होता, क्योंकि पॉइंट है, वो पॉइंट में क्या रोटेट कराएगा? घूम के भी वो पॉइंट ही ले जाएगा। तो ये बातें थी हमारी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। योगिता को आज फिर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। योगिता आई एम सॉरी, फिर से वेट करना पड़ेगा। माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, मुझे पता चल जाता है मेरे नेट की स्पीड देख के कि हाँ भाई मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हाँ हाँ बेटा कामाक्षी, खुश रहो। मतलब कामाक्षी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, योगिता बोलना इजी है, समझते नहीं हो यार। मुझे भी याद रहता है कि कामाक्षी है, लेकिन यार इजी इजी चीजें हमेशा फॉलो करता हूँ। बहुत आलसी हूँ मैं इन मामलों में, ध्यान रखना। पर सर नाम चलो ये अच्छा तो है बातें मेरा। थी। अरे मैंने कब बोला भाई, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है इसलिए मैं बहुत कम लेता हूँ।
जो जो चीजें ज्यादा अच्छी होती है उनको हम सहेज के खर्च करते हैं ना, धीमे धीमे करके। तो ये मान के चलो तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बहुत कम खर्च करना चाहता हूँ। खुश हो? हाँ हाँ आप खुश रहो इसी बात पे कि अगर हाँ सर योग्यता सर बुला रहे हैं इसका बहुत। मतलब तुम्हारे अच्छे नाम को सहेज के रखा हुआ है पॉकेट में, उन्होंने खर्च नहीं करना चाहते। ओके। चलो, ऐसे कामाक्षी का मतलब क्या होता है बेटा, मीनिंग क्या होता है? लक्ष्मी जी और पार्वती जी। दोनों? जी। क्या बात है, बहुत लक्ष्मी है। चलो भैया, डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ तो तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी जी खूब सारी आए, ठीक है। आगे थैंक यू। कभी फ्यूचर में कभी कहीं टकराओ तो मुझे बता देना सर, आपकी स्टूडेंट हूँ मैं, जिंदगी में गलती से भूल के मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। देखो मैं तो पहले ही मान के चलता हूँ, अपने अपने बच्चों से कभी इलाज नहीं करवाना है, वरना मैंने जितना टॉर्चर उनको किया होगा वो सब एक ही में निकाल लेंगे, ठीक है। मास्टरों के साथ तो यही होता है कि यार गलती से भी अगर पहुंच गए, हाँ इस मास्टर ने बहुत मजे लिए हैं, बहुत बेइज्जती की है, आज आया हूँ पहाड़ के नीचे, ठीक है। आमिर सर, जी सर। रिकॉर्डिंग बंद कर देना। कर देता हूँ सर। ओके।